अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। लांसनाइक रोते हुए बोला, गुरु महाराज आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। आप मेरे लिए देवता समान हैं। किसी तरह मेरे बच्चे की जान बच जाए। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैंने स्कीम के तहत एक अब खूरे में सीधा रंगनी के शाम का मनका डालकर बाहर निकाल लिया और कहा कि ये पानी अभी जाकर अपने बच्चे को पिला दे। तेरा बच्चा भला चंगा हो जाएगा, पर तुझे परसों भी मेरे पास आना होगा। लांसनाइक ने अब खूरा उठाया। सीधा रंगनी उसे इशारा करके अपने साथ बाहर ले गई। जब उसने लांसनाइक को वहां से रुखसत कर दिया तो खौफ में आकर बोली, रघु तुम तो पूरे जटाधारी जोगी बन गया। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद वादे के मुताबिक जब लांसनाइक नंदरी कर मेरे पास आया तो वो बड़ा खुश था। सीधा ने उसे मना कर दिया था कि वो गुरुजी के बारे में किसी से जिक्र न करे और इस बात को राज में ही रखे। चुनाचे वो अकेला आया था। उसने फूल और मिठाई की टोकरी उठा रखी थी। उसका बच्चा नंदू वाकई सेहतमंद हो गया था। महाराज आपका पुत्र जल पीने से मेरा बेटा अच्छा हो गया है। अब वो चलने फिरने लगा है। मैंने आंखें बंद करके कहा, यह सब भगवान की कृपा से हुआ है, मगर तुम्हारे बच्चे पर अभी मौत का साया मौजूद है। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, गुरु महाराज किसी तरह मेरे बच्चे को यमदूत के साए से बचा लें। मैं आपकी सारा जीवन सेवा करूंगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हुक्म करें महाराज। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी जान के बलिदान की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने उसे बताया कि अगरचे उसका बेटा सेहतमंद हो गया है, लेकिन सिंहनाग का जहर अभी तक उसके बच्चे के जिस्म में मौजूद है और वो सिर्फ एक ही सूरत में हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। मगर यह बड़ा कठिन काम है। शायद तुम ये काम ना कर सको। नंदरीकर ने हाथ बांध रखे थे। बोला, गुरु महाराज आप हुक्म करें। मैं अपने बच्चे के लिए नर्क में भी चला जाऊंगा। सीधा रंगनी 2 जानू खामोश बैठी थी। मैंने जब नंदरीकर को देखा कि पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है तो उसे कहा कि मुझे एक ऐसे शख्स के सर के साथ बाल चाहिए जो भारत वर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का बाशिंदा हो। यहाँ तुम्हें भारत वर्ष का गैर मुल्की बाशिंदा नहीं मिल सकेगा। तुम्हें इसके लिए भारत वर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का सफ़र करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लांसनाइक बोला, मैं तैयार हूँ। मैं आज ही छुट्टी के लिए दरख्वास्त दायर कर देता हूँ। मैंने कहा, इसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो तुम्हें उस सारी कार्रवाई को राज में रखना होगा। तुम्हें यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी होगी, वरना सारा अमल ज़ाय हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे को फिर कोई मौत के मुंह से न बचा सकेगा। दूसरी बात यह कि यह काम जल्दी हो जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो सिंहनाग का जहर दोबारा तुम्हारे बेटे के जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगा और इस बार मेरा मन का भी उसको ख़त्म नहीं कर सकेगा। लांसनाइक फिक्रमंद हो गया। बोला, महाराज कितनी मोहलत मिल सकती है? क्योंकि मुझे नई दिल्ली जाकर पाकिस्तान का वीज़ा भी लेना होगा। इसमें 10-15 दिन तो ज़रूर लग जाएंगे। मैंने उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हुए कहा, और हो सकता है तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त ना मिल सके। फिर तुम क्या करोगे? नहीं नंदरीकर नहीं, यह काम तुमसे नहीं होगा। अपने बच्चे को भगवान के सपुर्द कर दो। लांसनाइक नंदरीकर परेशान हो गया। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे की परेशान तहरीर साफ तौर पर पढ़ रहा था। अब मैंने तुरकश में से अपना आखिरी तीर निकाल कर फेंका। मैंने कहा, नंदरीकर एक ख़ास बात अभी अभी मुझे आकाश के देवता ने बताई है। आकाश के देवता का कहना है कि यहाँ किसी एक जगह भारत वर्ष का दुश्मन पाकिस्तानी मौजूद है। क्या तुम उसका खोज लगा सकते हो? अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। लांसनाइक के चेहरे पर एकदम से इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया था कि उसके दिल में किसी पाकिस्तानी का ख्याल आया है। उसने कहा, गुरुजी देवताओं की बात कभी झूठी नहीं होती। उन्होंने आपको ठीक कहा है। मैंने आहिस्ता से पूछा, तो क्या तुम उस दुश्मन मुल्क के आदमी को जानते हो जो यहाँ मौजूद है? लांसनाइक ने पहले सीधा रंगनी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, गुरुजी मैं अकेले ही ये बात आपको बता सकता हूँ। मैंने सीधा रंगनी को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो लांसनाइक ने कहा, गुरुजी इन दिनों हमारी छावनी में एक पाकिस्तानी बूढ़ा जासूस कैद है। अगर आप हुक्म करें तो मैं उसके सर के बाल तोड़ कर ला सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकोगे नंदरीकर? मैंने पूछा। वो बोला, गुरुजी आप मेरे लिए देवता समान हैं, परंतु आप इस बात का किसी से जिक्र न करें। यह मेरी नौकरी का मामला है।
बात यह है कि मेरा ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हमारे पास जो पाकिस्तानी जासूस कैद है उसकी निगरानी पर मेरा एक दोस्त मुकर्रर है। मैं उसे कहकर पाकिस्तानी दुश्मन के सर के 7 बाल बड़ी आसानी से ला सकता हूँ। अब मैं असल बात की तरफ आया। मैंने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद आंखें खोल कर कहा, लेकिन एक और उलझन बाकी है। नंदरीकर के होंठों से जैसे अपने आप निकल गया, क्या महाराज? मैंने उसे बताया कि दुश्मन जासूस के बालों पर मंत्र पढ़ने से पहले मेरे लिए उसको एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है, वरना मंत्रों का असर नहीं होगा। अब लांस ने एक सोच में पड़ गया। बोला, महाराज, ये दुश्मन जासूस ऐसी जगह कैद में रखा गया है जहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। नंदरीकर, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस दुश्मन जासूस को देखने की। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम जा सकते हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भगवान की पूजा करनी है। अब लांस नाइक ने एक बार फिर मेरे पांव पकड़ लिए और आंखों में आंसू भर कर बोला, भगवान के लिए मेरे बच्चे पर रहम करें गुरुजी। मैं कोई तरीका निकालता हूँ, कोई ऐसी तरकीब सोचता हूँ कि आप उस पाकिस्तानी जासूस को एक नज़र देख सकें। फिर उसने कहा, मैं कल पाकिस्तानी जासूस के सर के 7 बाल लेकर हाजिर होऊंगा। इसके बाद कोई ऐसा तरीका सोचूंगा कि आप उसे देख सकें। वो कल लाने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन वो दोपहर के बाद आया तो एक कागज़ में उसने पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी के सर के 7 बाल लिपेट रखे थे। ये सफ़ेद बाल थे। मैंने जब बातों में उससे पाकिस्तानी जासूस का हुलिया पूछा तो वो डॉक्टर अफरीदी का हुलिया ही था। बालों को लेकर मैंने मिट्टी की हंडिया में रख लिया और उसे कहा कि अब मेरा पाकिस्तानी जासूस को एक नज़र देखना ज़रूरी है। क्या तुमने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है? लांस नाइक ने आज भी सिंधारंगनी को बाहर भिजवा दिया था। बड़ी राजदारी से बोला, गुरुजी, मुझे मालूम है कि परसों शाम 6 बजे उस पाकिस्तानी जासूस को पूना ले जाया जा रहा है। वो एक फ़ौजी बंद गाड़ी में होगा, लेकिन अगर आप रास्ते में किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं तो उसे सामने की जानिब से एक नज़र देखा जा सकता है। भगवान के लिए इनकार ना करना, क्योंकि इसके बाद ये दुश्मन जासूस हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद है गुरुजी, मुझे निराश ना कीजिएगा। अगर ये उसके बच्चे की ज़िंदगी का आखिरी चांस था तो मेरे लिए भी ये आखिरी मौका ही था। इसके बाद डॉक्टर अफरीदी मेरे हाथ से भी निकल जाता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने नंदरीकर के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, अगरचा मेरे लिए यह काम बड़ा मुश्किल है, मैं रास्ते में तुम्हारी फ़ौजी गाड़ी के इंतज़ार में बैठा रहूँ, क्योंकि मैं हर वक्त अपने भगवान की पूजा में मगन रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के लिए यह काम भी कर लूँगा। अब तुम मुझे बताओ कि उस पाकिस्तानी जासूस की गाड़ी कहाँ से गुजरेगी? लांस नाइक ने मुझे जो रूट बताया वो चांदपुर छावनी के अकब में एक नशेबी मैदान से होकर गुजरता था। लांस नाइक ने मुझसे आजिज़ी से इल्तजा किया कि मैं उसके साथ चलकर वो रास्ता देख लूँ। मैं खुद भी यही चाहता था, चुनाचे मैंने शाम को चलने की हामी भर लिया। लांस नाइक ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसका जिक्र किसी से न करें, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि उस पाकिस्तानी जासूस की बेहद निगरानी होती है। लगता है उसे कोई बड़ा अहम काम लिया जा रहा है। उसका इशारा सिद्धारंगनी की तरफ था। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसका राज मेरे सीने में ही रहेगा। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मैंने सिद्धा को सारी बात बता दी। वो बोली, रघु, हम नहते हैं, हमारे पास सिवाय एक पिस्तौल के और कोई असला नहीं है, हम फौज का कैसे मुकाबला कर सकेंगे? यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी। जाहिर है पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी जिस फौजी गाड़ी में ले जाया जा रहा था उसकी हिफाजत के लिए फ़ौजी गार्ड का दस्ता भी होगा। हम बगैर असले के मुसल्लह फ़ौजी गार्ड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वक्त भी बहुत थोड़ा था। हम सिद्धारंगनी के साथ ही डाकुओं को भी वहाँ अपनी मदद के लिए नहीं बुलवा सकते थे, और अगर बुलवा भी लेते तो हम बंदूकों या राइफलों वाले डाकू बाकायदा फ़ौज की स्टेन गन और मशीन गनों के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। यहाँ किसी ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लेने की ज़रूरत थी। डॉक्टर अफरीदी के गुजरने में अभी 2 दिन बाकी थे। सिद्धारंगनी ने मशवरा दिया कि पहले चलकर इलाके का जायजा लिया जाना चाहिए। यह तय पाया कि शाम को जब मैं लांस नाइक नदरीकर के साथ महल वकूअ देखने जाऊंगा तो वो भी मेरे जाने के कुछ देर बाद मेरे पीछे पीछे चल पड़े। शाम होने में थोड़ी देर बाकी थी कि लांस नाइक नदरीकर पहुंच गया। मैं अपनी खो से निकलकर उसके साथ रवाना हुआ। वो मुझे एक वीरान रास्ते से छावनी के अकब में एक बुलंद जगह पर ले आया। यहाँ नीचे एक कच्ची सड़क गुजरती थी।
जिस पर कहीं कहीं नारियल के दरख्त उगे हुए थे। उसने कहा, महाराज, पाकिस्तानी दुश्मन की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। इस जगह बैठकर आप उसे गाड़ी के सामने के शीशों में से एक नज़र देख सकेंगे, क्योंकि जिस जेब में उसे ले जाया जा रहा है वो मेरी इत्तला के मुताबिक ऊपर से तो बंद है, मगर सामने की जानब से पर्दा हटा हुआ होगा और वहाँ स्टेन गन लगी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से ज़रा सा कुरेद कर मज़ीद पूछा तो मालूम हुआ कि एक जेब के पीछे एक दूसरी खुली जेब में गार्ड होंगे। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया और बेजारी से कहा, नांदरीकर, मेरा इस बक बक में पढ़ने को दिल नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी के लिए यह सारा कष्ट भोगूंगा। लांस ने एक हाथ बांध कर बोला, आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं सारी ज़िंदगी आपके पाँव धो धो कर पीऊँगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना नामुनासिब है। मैंने कहा, मैं भी वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी खातिर परसों शाम यहाँ आकर पाकिस्तानी जासूस की शक्ल देखने की कोशिश करूँगा। लांस नाइक एक बार फिर मेरी खुशामद करने लगा। फिर वो दूसरी तरफ से होकर चांदपुर छावनी के क्वार्टरों की तरफ चला गया। मैं वापस दूसरी तरफ चलने लगा। एक जगह पर बोल के दरख्त उगे थे, जहाँ मुझे सीधा रंगनी मिल गई। उस वक्त हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी खो से निकले और सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने एक बार फिर उस छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गया, जहाँ से दूसरे दिन शाम को हमारे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी को गुजरना था। सूरज अभी अभी निकल रहा था। हम इर्द गिर्द की झाड़ियों में कभी कभी यूं झुक कर देखते, जैसे जंगली सांपों को तलाश कर रहे हों। हम उस कच्ची सड़क पर चलने लगे। आगे जाकर यह सड़क ज़रा सी बुलंदी पर जाकर ताड़ के दरख्तों में एक तरफ घूम गई थी। यह जगह छावनी की बैरकों से बहुत करीब थी। अगर हम यहाँ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करते भी तो गार्ड्स को छावनी से कुमक पहुँच सकती थी। जो कुछ हमें करना था छावनी से काफ़ी फासले पर जाकर करना था। चुनाचे हम चलते चलते सड़क का मोड़ घूम गए। आगे जाकर सड़क छोटे छोटे टीलों के बीच में से होकर गुजरती थी। उन टीलों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का दरख्त उगे हुए थे और किसी टीले पर महज झाड़ियाँ और खुश्क घास ही थी। उन टीलों में हमें एक जगह छोटी सी जली कच्ची सड़क दिखाई दी, जो बाएं जानब जनूब की तरफ से होती हुई उस टीले की तरफ चली गई थी जहां हमारा खो बना हुआ था। असूली तौर पर हमें यहाँ हमला करना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारी समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम हमला किस बरते पर करें। हम शाम के सुरमई अंधेरे में उस मकाम पर टीले के नीचे सड़क के किनारे बैठ गए। यहाँ से जैली कच्ची सड़क निकलती थी। सीधा रंगनी कहने लगी, मेरे रघु, हमारे पास असला कहीं से नहीं आ सकता, हमें अपने जहरीले सांपों से ही काम लेना होगा। ये मशवरा वो पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुझे इस मशवरे में कोई जान नज़र नहीं आती थी। मुसल्लह फौजी गार्ड के सामने सांप क्या कर सकते थे? और फिर यह मसला भी था कि यह सांप मुसल्लह गार्ड की जेब में कैसे पहुंचेंगे। अलावा दी उस गाड़ी को हम कैसे रोक सकेंगे जिसमें डॉक्टर अफरीदी सवार होगा। हम देर तक वहां बैठे बहस करते रहे। यह शायद आखिरी चांस था। डॉक्टर अफरीदी का फिर हमारे हाथ आना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि पूना के फौजी हेडक्वार्टर के बारे में यह मशहूर था कि वहाँ से किसी जासूस का फरार होना ऐसी ही बात थी जैसे मगरमच्छ का शिकार उसके पेट से निकलकर फरार हो जाए। चुनाचे मैंने सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला कर लिया और सीधा रंगनी से कहा कि मैं उसके मशवरे पर ही अमल करूँगा। सीधा रंगनी ने बड़ी मोहब्बत भरी खतरनाक नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपने सांप बेटे का मुँह चूम कर बोली, रघु, मेरे सांप अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिन आदमियों पर मैं उन्हें फेंकूंगी उन्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, सीधा, अगर हम सांप निशाने पर फेंकने में कामयाब ना हुए तो हमारी खैर नहीं। इसके अलावा अगर हम एक गाड़ी पर सांप फेंकने में कामयाब भी हो जाते हैं तो दूसरी गाड़ी का क्या बनेगा जो ऊपर से बंद होगी? असल गाड़ी तो वही होगी जिस पर हमें कब्जा करना है। सीधा रंगनी कहने लगी, परसों शाम मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि हमें क्या कुछ करना होगा। वो मुझे क्या बता सकती थी? मुझे खुद मालूम था कि यह अंधेरे में दुश्मन पर तीर चलाने का मामला है। अगर इत्तेफाक से निशाने पर लग गया तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों की हलाकत यकीनी है। और रात को हम वापस अपने खो में आ गए। दूसरे दिन हम प्लानिंग करते रहे। प्लानिंग क्या करनी थी, बस सीधा रंगनी इधर उधर की बातें करती रही। डाके मरने में उसने ज़रूर महारत हासिल कर रखी थी, मगर इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन से उसका कोई तजर्बा नहीं था। मैं उसकी बातें कम सुनता रहा और अपनी प्लानिंग पर गौर करता रहा। बहरहाल मुझे उसके सांपों पर ही भरोसा करना था। दूसरा दिन भी गुजर गया।
तीसरे रोज़ दोपहर के बाद हमने सांपों की 2 पटारियाँ उठाई और खुदा का नाम लेकर जय वरदाद की तरफ रवाना हो गया। एक एक पटारी में 6-6 जहरीले सांप थे। मैंने पिस्तौल अपने पास रख लिया था। हमारा लिबास वही सपेरों जैसा था। मैंने पगड़ी की जगह सर पर रुमाल बांध रखा था। अब मेरी दाढ़ी मूछें भी बेतरफ बढ़ रही थीं। हम एक चक्कर लगाकर उस जगह पर आ गया जहाँ से कच्ची सड़क बाएं तरफ घूमती थी। उससे भी आगे जाकर हम एक टीले के नीचे आकर रुक गए। यह सड़क वीरान थी। शायद ये फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। दूर से हमें गर्द के बादल में एक ट्रक आता दिखाई दिया। हम टीले की ओट में छुप गया। ट्रक फौजी था जो छोने की तरफ जा रहा था। ट्रक चला गया तो हम उठकर टीले के ऊपर आ गया। यह जगह ऑपरेशन अटैक के लिए बड़ी मौजूद थी। ऑपरेशन का तरीकाकार यह बनाया गया था कि मैं आगे वाले टीले पर पिस्तौल लिए छुपा होऊंगा। मुझसे पीछे 2 टीले छोड़कर सीधा रंगनी सांपों की एक पटारी लेकर छुपी हो गया। सांपों की एक पटारी मेरे पास हो गया। जब फौजी गाड़ी पाकिस्तानी डॉक्टर अफरीदी को लेकर आई गया तो सीधा रंगनी बंद गाड़ी को छोड़कर गार्ड की खुली जीप में सांप फेंकेगी। इस दौरान मैं अगली बंद गाड़ी मेरे टीले तक पहुंच जाएगी। मैं सामने से जीप के शीशे पर गोली चलाऊंगा और फिर जब गाड़ी रुक जाएगी और सिपाही छलांगे लगाकर बाहर निकलेंगे तो उन पर सांप फेंक कर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यह एक इंतहाई कमज़ोर प्लान था जिसमें सबसे ज़्यादा बहादुरी और जांबाजी मुझे ही दिखानी थी। 90% यही तवक्को थी कि ना पिस्तौल मेरे काम आएगा और ना सांप मेरी मदद कर सकेंगे। अगरचे ये सीधा रंगनी के आदमखोर सांप थे और इंसान की बू पर लपकते थे, लेकिन इसमें खदशा ये था कोई सांप जीप में घुसकर हमारे असल टारगेट यानी डॉक्टर अफरीदी को ना डस ले। किसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आता मुझे सांप नहीं फेंकने चाहिए, इसमें डॉक्टर अफरीदी की भी जान जाने का खतरा था। मैंने सीधा रंगनी को आखिरी बार हिदायत दिया और उसे एक टीले पर घास में बिठाकर अपने टीले पर आकर ऊंची घास के पीछे छुप कर बैठ गया। वक्त गुजरता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरब की तरफ दरख्तों के नीचे उतर गया और टीले के नीचे जो ढलान थी वहाँ अंधेरा सा छाने लगा। यह ढलान काफ़ी गहरी थी और उसके नीचे एक नाला बह रहा था। सूरज गरूब हो गया तो इस ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत कर रहा हूँ। गोया मैं मौत के मुंह में अपने साथ सीधा रंगनी को भी ले आया था। लेकिन अब फैसला वापस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे छावनी की जानब से सड़क के दरख्तों वाले मोड़ पर 2 फौजी गाड़ियाँ अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थीं। आगे आगे एक बंद जीप थी और उसके पीछे एक खुली जीप चली आ रही थी। जीप की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ज़ोर से सीटी बजाकर सीधा रंगनी को हमले का सिग्नल दिया। मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी, वो झाड़ियों की ओट में थी। दोनों फौजी गाड़ियाँ टीलों के करीब आ रही थीं। मैंने टीले पर बैठे बैठे घास की ओट से देखा कि दोनों गाड़ियों में ज़्यादा फासला नहीं था। इस वक्त मुझे इस अमर का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम खुदकुशी के मिशन पर आए हुए हैं। यह वाकई खुदकुशी का मिशन ही था। अब मुझे अगली जीप के शीशों के ऊपर से मशीन गन की नाली साफ नजर आ रही थी। पिछली जीप में भी एक मशीन गन लगी थी। उस जीप में 6 फौजी बैठे थे जिन्होंने कुरमजी रंग की मरहट्टा रेजिमेंट की टोपियां पहन रखी थीं। सीधा रंगनी मुझसे 2 टीले छोड़कर बैठी थी। यह मट्टी के छोटे तोदानुमा टीले थे और इनका फासला ज़्यादा नहीं था। अगली जीप के शीशों के पीछे मुझे एक सिविलियन बूढ़े का झुका हुआ सर नजर आया जिसका रंग फौजियों के मुकाबले में गोरा था। यही पाकिस्तानी डॉक्टर अफरीदी था। अगली गाड़ी मेरे टीले के करीब आ चुकी थी। इस दौरान मैं पिछली खुली जीप उस टीले के नीचे से गुजरने लगी जिस पर सीधा रंगनी छुपी हुई थी। बिजली की चमक की तरह सीधा रंगनी को मैंने देखा कि वो झाड़ियों में से उठी और उसके हाथ में सांप लहरा रहे थे। उसने सांप पिछली खुली जीप में गिरा दिया। कुछ सांप जीप में ज़रूर गिरे थे क्योंकि वहाँ फौजियों में अफरा तफरी मच गई और जीप एक तरफ को घूम कर रुक गई और सिपाही उछलने लगे। इस असना में मैंने अगली बंद जीप के शीशे पर से ड्राइवर को निशाना बनाकर पिस्तौल का फायर कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा फायर जीप के शीशे पर लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि निशाना शीशे पर तो ना लगा, लेकिन जीप का पहलू सामने आया तो गोली उसके ड्राइवर की गर्दन पर जा लगी और जीप अचानक टीले की तरफ घूमकर ऊपर को चढ़ी और फिर तेज़ी से उल्टी तरफ पीछे को लुढ़की। वहाँ शोर मच गया। जीप में से सिर्फ एक सिपाही बाहर छलांग लगा सका। देखते ही देखते बंद जीप ढलान पर कलाबाजियाँ खाती नीचे नाले में एक धमाके के साथ गिरी और गिरते ही उसे आग लग गई। पिछले जीप में से जो फौजी जान बचाकर बाहर कूदे थे
उन्होंने स्टेन गन की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। 2 सिपाही भाग कर टीले पर चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सिद्धारंगनी को टीले से दूसरी तरफ भागते देख लिया था। बंद गाड़ी में से जिस सिपाही ने छलांग लगाई थी, वो दौड़कर पिछले जीप की तरफ भागा। गोलियों की तड़ातड़ और सिपाहियों का शोर ही शोर था। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मैं टीले की घास में दम साधे लेटा सिद्धारंगनी के टीले की तरफ देख रहा था। कभी नाले में जलती बंद गाड़ी पर हसरत की निगाह डालता। उसमें से अब कोई जिंदा नहीं बचा था। जीप नाले में धड़ाधड़ जल रही थी। अचानक मेरी नज़र सिद्धारंगनी पर पड़ी, जिसको 2 मरहट्टा सिपाही घसीटते हुए अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। टीले के अंधेरे ने मुझे बहुत जल्द अपनी चादर में छुपा लिया। मैं अब वहाँ नहीं ठहर सकता था। मैंने खुश्क घास में झुककर देखा। मैं बाजी हार चुका था। डॉक्टर अफरीदी जीप के साथ ही जलकर राख हो गया था। सिद्धारंगनी मरहट्टा फौजियों के हत्थे चढ़ गई थी। मुझे अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी। भागते भागते मैंने मुड़कर छावनी वाली कच्ची सड़क पर निगाह दौड़ी। छावनी की तरफ से फौजी ट्रकों की रोशनी आगे बढ़ रही थी। यह छावनी की फौजी गाड़ियाँ थीं, जो फायरिंग की आवाज़ सुनकर या वायरलेस पर कमांडो एक्शन की इतला के मिलने के बाद मौका वारदात की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दिया। मेरा रुख लांस नाइक नंदरीकर के क्वार्टर की तरफ था, क्योंकि रात ही रात मुझे वहीं पनाह मिल सकती थी। सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता था। वहां से क्वार्टर ज़्यादा दूर नहीं थे। दूर से क्वार्टरों की रोशनी मुझे साफ नजर आ रही थी। खेतों के अंधेरे में से निकलकर मैं उस गली में आ गया जहां लांस नाइक नंदरीकर का क्वार्टर था। अपना पिस्तौल मैंने वहीं टीले के पास फेंक दिया था और सांपों की पटारी को जीप के गिरने के बाद ढलान की तरफ उछाल दिया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो थोड़ी देर में नंदरीकर के बेटे नंदू ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। इतने में उसकी माँ भी आ गई। एक गिरवे कपड़ों वाले सपेरे को देखकर वो कुछ घबराई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नंदरीकर जी को कहो कि गुरुदेव आए हैं। औरत फौरन समझ गई कि मैं कौन हूँ। हाथ बांध कर नमस्कार किया और मेरे चरण छूकर बोली, पधारिए महाराज, वो अंदर ही हैं। इतने में नंदरीकर भी धोती के पल्लू से हाथ पोंछता हुआ आ गया। वो रोटी खा रहा था। मुझे देखकर झुका, चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाहर क्यों खड़े हैं? ये आप ही का घर है। मैं उसके बच्चे नंदू को प्यार करता अंदर कमरे में आकर बैठ गया। तुम्हारे बच्चे को भगवान ने नया जीवन दिया है। नंदरीकर तुम्हें काली देवी के मंदिर में चक्कर चढ़ाना चाहिए। उसने बताया कि यह फ़र्ज उसने उसी रोज़ अदा कर दिया था जिस रोज़ मेरे भेजे हुए पानी को पीकर उसका बेटा बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। नंदरीकर की बीवी मेरे लिए खाना लेने चली गई। मैंने नंदू को गोद से उतारा तो वो अपनी माँ की तरफ दौड़ गया। नंदरीकर ने बड़े अदब से पूछा, महाराज आपने दुश्मन को देख लिया क्या? मैंने राजदारी से आगे को झुककर कहा, देख तो मैंने उसे लिया है, पर नंदरीकर बेटा वहाँ तो गोलियाँ चलने लगी थीं। लगता है उस भारत माता के दुश्मन को छुड़ा कर ले जाने वाले वहाँ आ गए थे। एक जीप नाले में जा गिरी, उसको आग लग गई। मैं तो वहाँ से निकलकर सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ कि तुम्हें खबर कर दूँ। लांस ने एक सोच में पड़ गया, फिर बोला, ज़रूर उस पाकिस्तानी जासूस के साथ ही वहाँ घात लगाए बैठे होंगे। आपको तो किसी ने नहीं देखा ना? मैंने हरिओम कहकर कहा, बेटा हम साधु संतों को कौन देखता है। मैं टीले पर बैठा था कि वहाँ से अपने दुश्मन को देख सकूँ। मैं अपने मंत्र पढ़ने में लगा था कि एक तरफ टीले से गोलियाँ चलीं और फिर वहाँ अफरा तफरी मच गई और जीप ढलान के नाले में लुढ़क गई। लांस नाइक पर बेटे की मोहब्बत का गलबा था। उसको इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैंने दुश्मन यानी डॉक्टर अफरीदी को देख लिया था और उसकी शिकल देखकर मंत्रों के जाप में कामयाब हो गया हूँ। कहने लगा, महाराज फौज उस जासूस के साथियों को ज़रूर पकड़ लेगी, लेकिन आपने भारत माता के दुश्मन को देख लिया है। मुझे यकीन है कि उसे जलती जीप में से निकाल लिया गया होगा। मैं कल ही आपको उसके बाल ला दूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए तैयार कर दीजिएगा। मैंने उसे बताया कि जो ही वह दुश्मन जासूस के बाल लाया तो मैं मंत्र पढ़कर उसे बाल वापस कर दूंगा ताकि वह अपने बच्चे के गले में तावीज़ बनाकर डाल दे। भगवान की कृपा से उसके बच्चे में से सिंकनाग का ज़हर हमेशा हमेशा के लिए ज़ायल हो जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जीप के हादसे से कुछ परेशान भी था। इतने में उसकी बीवी थाली में खाना परोस कर ले आई। उसने बड़े अदब से मेरे सामने थाली रख दी।